हेलो। देखिए, आज हम मैथ्स की कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले। आज हम करेंगे अपना साइंस। ठीक है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर बहुत अच्छा है, अच्छे समझिएगा ज़रा। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये टेबल ज़रूर लर्न करनी है। ठीक है ना, ये जो टेबल है ये वैलेंसी की टेबल है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि मतलब देखिए, आपने नाइन्थ में थोड़ा सा पढ़ा था कि एक टर्म होता है एटम, एक टर्म है आपका रेडिकल। एटम तो खैर अपने सिंगल एटम होते ही हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं। आपको याद होगी एटम की डेफिनेशन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये आपकी एटम की डेफिनेशन थी। एटम्स के कंबाइन होने से, लाइक अगर मैं बात करता हूँ लाइक सिर्फ एच के बारे में, तो एच एक एटम है। मैं बात करता हूँ सिर्फ सी के बारे में, कार्बन, तो एक एटम है। अगर सिर्फ ओ के बारे में बात करते हैं तो ओ मतलब ऑक्सीजन का एक सिर्फ एक एटम है। और जब एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे जब हाइड्रोजन की दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन होते हैं तो H2O का एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मान लीजिए कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन होते हैं तो आपस में CO2 का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी क्या होता है कि किसी एटम को कई बार रिएक्शन करने के लिए कोई दूसरा एटम नहीं मिलता तो वो जो है दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मान लीजिए कोई और एटम रिएक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा और ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम ही आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो H2 बन जाता है। ठीक है, H2 जो है वो भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो है वो एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, H2O और CO2। ठीक है ना, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, H2O और CO2 ये जो है वो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और H2 जो है उसमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए जो है ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपस में जो कंबाइन होते हैं तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ठीक है ना, तो मतलब अलग अलग वे में आपस में कंबाइन होते हैं। तो क्या है कि किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसे उसकी वैलेंसी कहा जाता है। और यहाँ पर इस टेबल में सबकी वैलेंसीज दी हुई हैं और ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे इसे जूम कर देता हूँ, आप इसे जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा पहले। सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी Na+, जो प्लस लगा है मतलब +1, इसकी वैलेंसी +1 है। +1 यानी कि 1 ही है। प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन को देगा या गेन करेगा। मतलब जो चार्ज होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर गेन करेगा। अगर प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के लिए, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो सोडियम का Na+, पोटेशियम K+, मतलब प्लस मतलब +1, सिल्वर Ag+, कॉपर। देखिए कॉपर जो होता है दो तरीके का मिलता है, एक तो होता है क्यूप्रिक, एक होता है क्यूप्रस। ठीक है ना, ये कॉपर 1 कॉपर 2 जो लिखे हुए हैं, कम वाला क्यूप्रिक, ज़्यादा वाला क्यूप्रस। तो जो है यहाँ पर Cu+ हो गया और ये Cu2+ हो गया। मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम 2+, मतलब 2 पॉजिटिव। ओके, 2 पॉजिटिव वैलेंसी है इसकी। जिंक और एल्यूमिनियम का Al3+। ठीक है, देखिए वापस से, मतलब वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है ना, और ये देखिएगा हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड का H-, माइनस मतलब -1, क्लोराइड का Cl- यानी Cl-1, यहाँ पर -1 है। ठीक है, इसके बाद ब्रोमाइड -1 अगेन, आयोडाइड -1 अगेन, ऑक्साइड 2-, दिस इज 2-। ओके, सल्फाइड दिस इज ऑल्सो 2-, सल्फेट दिस इज 2-, सल्फेट इज SO4। ओके, नाइट्राइड N3-। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखते चले जाएगा सारे। अमोनियम NH4+1, हाइड्रोक्साइड OH-1, ऊपर माइनस है सिर्फ। ठीक है, NO3 -1, यहाँ पर -1 है, यहाँ भी -1 है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये जो है बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसका जो सिंबल है वो है HCO3-1। कार्बोनेट सिर्फ कार्बोनेट है, ये है CO3-2, सल्फाइट SO3-2, फॉस्फेट PO4 3-। ठीक है ना, इसकी 3- है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ Ca, हाइड्रोक्साइड इज़ OH। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, वो इसके नीचे लिखी जाती है। हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, ये इसके साथ चला जाता है, इसके साथ चला जाता है। तो आपका बनता था CaOH उल्टा। ऐसे हमने पिछले साल किया था ना ये वाला कंपाउंड को फॉर्मेशन, फॉर्मूला को फॉर्मेशन। तो ये जो है करने के लिए आपको टेबल जो है लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये मेरे ख्याल से आप अच्छे से कर लेंगे इसको अच्छे से। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए चैप्टर जो है इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखिए केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, किसी भी मतलब कोई भी बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन जो किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है ना। एनी ऑफ द रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स ए केमिकल चेंज। देखिए मेरे ख्याल से शायद आपको याद होगा केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज होता है अ काइंड ऑफ द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, एंड जनरली विच इज़ इरिवर्सिबल, और जनरली वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, इरिवर्सिबल मतलब ये कहने का कि जो आप रिएक्टेंट्स लेते हैं उससे प्रोडक्ट तो बन जाता है बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाता। हालांकि कई सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि जो है रिवर्सिबल हो जाते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाया जा सकता है, बट जनरली इरिवर्सिबल होते हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो। तो केमिकल रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर उन्होंने बताया हुआ है केमिकल चेंजेस वाला। एक तो फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वापस से वो रिकंस्ट्रक्शन तो उसका हो नहीं सकता, फिर से तो डेवलप हो नहीं सकता वो। ठीक है ना, तो ये केमिकल चेंज है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब रस्ट लग जाती है तो वो भी एक काइंड का केमिकल चेंज है। आप फुली आयरन जो कि स्टार्टिंग में था उसे वापस से नहीं बना सकते, पेपर को बंद कर लीजिए, वो भी केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये सारे केमिकल चेंजेस है। अच्छा इसके बाद देखिएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो अपनी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल है, देखिए Mg+O2 फॉर्म MgO। Mg हो गया आपका मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन हो गया, और एक कंबाइन होकर MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखिए जो मैग्नीशियम होता है जब उसे बर्न किया जाता है तो वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है ना, तो जो MgO जो बनता है वो वाइट कलर का पाउडर होता है बेसिकली। पूछा जाता है, देखिए एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जब हम मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का एक फीता पतला सा, उसे जब बर्न करते हैं तो उससे पहले हम उसे सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। ठीक है ना, वाइट इज क्लीन विद द सैंड पेपर। जनरली एक क्वेश्चन पूछा। देखिए सैंड पेपर क्या होता है, सैंड पेपर होता है रेगमाल। आपने देखा हो रेगमाल हम जनरली क्या होता है कि रस्ट वगैरह को हटाने में, या कोई चीज़ बहुत हार्ड होती है, जैसे आपने देखा होगा कि लोग वॉल्स के ऊपर जब पुट्टी लगवाते हैं तो पहले उसे रेगमाल से साफ करते हैं ना, आपने देखा होगा। तो जो है रेगमाल को ही बोला जाता है सैंड पेपर। तो क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए मैं बताता हूँ। मैग्नीशियम जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जब ये मतलब ऐसे ही आइसोलेटेड रखा होता है, ऐसे पड़ा हुआ होता है, तो ये एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अब ये लेयर डिपॉजिट हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो जब आप उसे बर्न करेंगे तो अच्छे से बर्न नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर इसकी एक लेयर डिपॉजिट हो गई है, वो उसे बर्न होने से रोकेगी। तो उसको क्लीन करने के लिए उसको पहले रेगमाल से, सैंड पेपर से क्लीन कर लिया जाता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने जो रिएक्शन लिखी हुई है, ये है आपकी Mg+O2 फॉर्म MgO। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर Mg का एक एटम है, यहाँ पर भी एक Mg का एक, मतलब Mg का एक ही एटम है। ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पर 2 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो मतलब बैलेंस नहीं है दोनों साइड। और हमारे पास 9th क्लास में हमने पढ़ा था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, वो क्या स्टेट करता था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड पर टोटल मास सेम रहना चाहिए। तो क्या है कि यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ऑक्सीजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर एक सिंगल एटम है, तो यू विल हैव टू बैलेंस दिस काइंड ऑफ द इक्वेशन। अच्छा ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो भी मैंने लिखी हुई है, इसे स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। कौन सी इक्वेशन, स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल इक्वेशन। ओके,
तो अब देखिए इसे बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए Mg का तो यहाँ पर 1 है, Mg का मतलब बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, तो आप एक काम करिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए आगे, ठीक है। तो ये जो 2 आगे लगाया हमने, ये Mg के लिए भी काम करेगा और O के लिए भी काम करेगा। ऐसा करने से Mg के भी 2 एटम हो गए। अब आपको यहाँ पर 20 यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर Mg के 2 हो गए, यहाँ भी Mg के 2 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ पर ये जो 2 हमने आगे लगाया है ये पूरे कंपाउंड के लिए काम करता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी ये 2 ही माने जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अभी बैलेंस नहीं है, यहाँ पर जो आप 2 लगाएंगे और यहाँ पर जो आगे 2 लाएंगे तभी बैलेंस होगी, ठीक है। एक्चुअली अभी यहाँ पर इसीलिए इसको नहीं किया गया बैलेंस, क्योंकि अभी आपने बैलेंस के बारे में पढ़ा नहीं है, वो भी आगे आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। We can observe or recognize a chemical reaction by observing change in state, color by evolution of gas or by change in the temperature। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब कोई भी केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं, तो इन सारी चीज़ों में चेंजेस आ सकते हैं। किस किस में? देखिए पहली बात तो ये स्टेट में चेंज आ सकता है, लाइक कोई सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है तो गैस बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा कलर में चेंजेस आ सकते हैं, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, कई बार कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कोई गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। तो दीज आर सम चेंजेस विच कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर पूछा है तो लिख दीजिएगा, देयर कैन बी चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, देयर कैन बी एवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड देयर कैन बी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स बेसिकली यूज होते हैं जनरली, ओके। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो अब उस रिएक्शन में हम लोग ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कार्बन है, तो कार्बन के बारे में लिखें, छोटा सा इसके पीछे जी बना देंगे, ठीक है ना। वैसे कार्बन क्या गैस नहीं है, कार्बन सॉलिड है, तो यहाँ पर छोटा सा एस लिख देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए H2O लिखा, H2O के पीछे छोटा सा ऐसे करके L बना दिया, तो मतलब ये लिक्विड है। और जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके पीछे बना दिया यहाँ पर AQ होता है एक्वस, एक्वस मतलब कि मिक्स विद वाटर। अगर किसी चीज़ के अंदर थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट हो तो उसे एक्वस कहा जाता है, और अगर वाटर की एब्सेंस है टोटली तो उसे एनहाइड्रस कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, छोटी छोटी बात में बीच बीच में बोल देता हूँ, लिख लिया करिए कहीं भी, ठीक है। जैसे कि इफ एनी ऑफ द केमिकल इज मिक्स विद वाटर दैट इज सेड टू बी द एक्वस। इफ देयर इज नो वाटर अवेलेबल, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दैट केमिकल, दैट इज सेड टू बी एनहाइड्रस, ANHYDROUS, ओके। तो इसके बाद देखिएगा बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो देखिए जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, Fe + H2O फॉर्म Fe2O3 + H2, ठीक है। अच्छे तरह समझिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करूँ उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में, सिर्फ इस इक्वेशन को, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर देखिए फेरम का 1 है और यहाँ पर फेरम के 2 हैं, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्केलेटल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3। तो आप बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर फेरम का 1 है और यहाँ पर फेरम के 2 हैं, तो ऑब्वियस ये बात है आपको यहाँ पर पहले तो 2 लगाना पड़ेगा। एग्री करते हैं, तो 2 हो गया, ठीक है। ऐसा करने से फेरम बैलेंस हो गया। अच्छा ज़रा ऑक्सीजन की बात करिएगा, देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अच्छा अब देखिएगा ये 3 इस पूरे कंपाउंड के लिए माना जाता है, वही मैंने बात की थी, ठीक है। तो अब 2 का मतलब, अब जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन की पता करना चाहते हो, तो हाइड्रोजन की पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पर 2 है नीचे और यहाँ पर 3, तो 2 3 ज़ा 6। एक्चुअली देखिए H2 का मतलब ऑलरेडी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 और लगा दिया, इस हाइड्रोजन में 2 एटम थे और 3 और हो गया, तो कुल मिला के अगर देखें आप तो 3 2 ज़ा 6 एटम्स ही तो हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पर 3 लगा देना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा ज़रा, देखिए यहाँ पर जो है Fe के 2 हैं, यहाँ भी Fe के 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 हैं, ऑक्सीजन के देखिएगा 3 है, ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी माना जाएगा और यहाँ भी ऑक्सीजन के 3 हैं। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा कैसे बैलेंस करना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्टेंट्स होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर
ये और ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ये बन रहा है आपका, तो ये जो होते हैं रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, ये आपका प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन में जो एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और जो बनता है वो प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, कॉम्बिनेशन, जहाँ पर सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाए वही कॉम्बिनेशन है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो इस काइंड की रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए ये जो एक रिएक्शन लिखी हुई है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के आगे यहाँ पे देखिए छोटा सा S लिखा हुआ है, अपने जब नोट्स में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर H2O के आगे L लिखा हुआ है, मतलब लिक्विड, S मतलब सॉलिड और L मतलब लिक्विड हुआ। और आपका बन रहा है CaOH होल्ड वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे क्विकलाइम भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो सेड टू बी द क्विकलाइम, इसे क्विकलाइम भी कहते हैं, याद रखिएगा। CaO इज क्विकलाइम या फिर सिंपली इसको लाइम भी कहते हैं, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं जनरली चूना, ठीक है। इसे हमने वाटर के साथ कंबाइन कर दिया, तो वाटर के साथ कंबाइन कर दिया तो बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड वाइस, ठीक है ना। इसे लाइम वाटर भी कहा जाता है। देखिए मैं आपको समझाऊं क्यों। ये आपका लाइम और ये आपका वाटर कुल मिला के बन गया आपका लाइम वाटर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको, देखिए जैसे मान लो आपको आग को बुझाना है, जब आपको आग को बुझाना है तब आप क्या करते हैं, उसके अंदर पानी डाल देते हैं। इसी तरीके से इस सब्सटेंस के अंदर हमने पानी डाल दिया, ये चूना था, इसके अंदर में पानी डाल दिया, तो इसे बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। ये आपका बुझा हुआ चूना है, इन हिंदी में बोलते हैं, वैसे बोला जाता है इसको लाइम वाटर, ठीक है ना। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया CaOH होल्ड वाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो AQ लिखा है, AQ मतलब कि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो, वैसी बात है वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, कंबाइन हो रहा है, तो वाटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। यही वो सब्सटेंस है, ये वो मटेरियल है। देखिए आजकल तो ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताऊं कि पुराने टाइम पर क्या था, गांव वगैरह में, शहरों में भी इतने सारे मतलब बेसिकली पेंट्स वगैरह, वार्निश वगैरह ये सब नहीं चला करते थे। पहले क्या था कि लोग दिवाली वगैरह पर अपने घर पर जो वाइट वॉश किया करते थे, या सफ़ेदी बोलते थे उसको, सफ़ेदी करवा लेना, तो वाइट वॉश करवाया जाता था घर को। और जो वाइट वॉश करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता था वो यही होता था, लाइम वाटर। क्या करते थे, बाज़ार से खरीद के चूना लाते थे, रात को उसको पानी में डाल देते थे, और इस तरीके से आपका सुबह मटेरियल बन जाता था, और उसके बाद हम इसको घर के ऊपर जो है, दीवारों के ऊपर जो है लगा लिया करते थे, ठीक है। अच्छा कई बार कुछ लोग ऐसे भी हुए जो उसमें थोड़ी सी ट्रिक लगाने लगे। जो ये लाइम वाटर होता था ये वाला, ये वाइट कलर का होता था, मिल्की, तो क्या करते थे वो लोग इसके अंदर कलर ऐड कर लेते थे, येलो वगैरह, जिससे कि घर का कलर कुछ और हो जाता था। ये ट्रिक भी लोग बाद में लगाने लगे थे, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद देखिएगा ज़रा, ये जो CaOH होल्ड वाइस जो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी घर के ऊपर पेंट कर लिया जाता है, इसे वाइट वॉश कर ली जाती है, तब क्या होता है कि देखिए जब हम इसे इंस्टेंट करेंगे ना उसके ऊपर वाइट वॉश घर के ऊपर, तो तुरंत ही घर का जो रंग होगा वाइट तो हो जाएगा, लेकिन उसमें ना एक शाइन नहीं आता है ना। 2-3 दिनों के बाद उसके अंदर शाइन आया करता है। तो पूछा जाता है जनरली कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जब इसको वाइट वॉश, घरों को जब वाइट वॉश कर लिया जाता है, मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब हम लोग वॉल्स के ऊपर लगा लेते हैं, तो 2-4-5 दिनों में क्या करता है कि एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है ये उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में H2O भी है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, ये ठीक है ना, ये वही मटेरियल है जिसके के अपने ये होते हैं ना मार्बल वगैरह जो हुआ करते हैं, ठीक है ना, यही मटेरियल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है। तो इसकी वजह से ही घर के जो दीवारों पर तब शाइनिंग आती है 3-4 दिनों के बाद, जब ये मटेरियल उसके अंदर डेवलप हो जाता है तब, ठीक है। हालांकि देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, बट ये थ्योरी चल रही थी पूरी, तो इसीलिए यहाँ पे इसको लिख दिया गया है। बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो सिर्फ ये वाली थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिएगा ये वाला बर्निंग ऑफ कोल। देखिए कोल मतलब क्या, कोल मतलब कार्बन। कोल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला जो एलिमेंट है वो कार्बन ही है। तो कोल का अगर आपको फॉर्मूला लिखना होता है तो कोल के लिए एक नया फॉर्मूला कुछ नहीं बनाया गया है, आपको सिर्फ C लिख देना है, मतलब कि कार्बन इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई। अब कार्बन देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, किसी भी चीज़ के बर्न होने का मतलब है दैट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। किसी भी चीज़ के बर्न होने का मतलब यही होता है। तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो C+O2 इट विल फॉर्म CO2। अच्छा देखिएगा, जब आप कोयले को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हीट भी निकलती है, मतलब गर्म, आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, साथ में लाइट तो प्रोड्यूस होती ही होती है उससे। तो ये जो लिख दीजिएगा कि साथ में हीट एंड लाइट। तो अच्छा अब देखिएगा ज़रा, हीट एंड लाइट हालांकि कोई ऐसी केमिकल कंपाउंड नहीं है, तो लीव दिस।
मतलब हीट एंड लाइट निकलती ज़रूर है लेकिन। अच्छा अब देखिए कि यहाँ पर ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए और ये वाला कंपाउंड बन गया, तो ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही था कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा और देखिएगा H2 + O2, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेज हैं, ये दोनों अब जो आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं H2O यानी कि वाटर। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गए, तो सारे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हाँ एक बात और मैं बता दूं आपको, बैलेंस करके बता दूं। देखिए हमने क्या किया, H2 + O2, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, H2 आगे भी कुछ लाना होगा ना इसके, तो जगह छोड़नी ज़रूरी है। H2 + O2 ये आपका बनाएगा H2O। अब देखिएगा ज़रा, देखिए यहाँ पर H के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी H के 2 ही एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, बस यहाँ पर है 1, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। ऐसा करने से हाइड्रोजन बढ़ गया। अब आप हाइड्रोजन की अगर पता करना चाहेंगे तो इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4। तो आपको हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 4 करने होंगे, तो आप यहाँ पर 2 और लगा दीजिए, तो 2H2 + O2 इट विल फॉर्म 2H2O। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को अपने बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये भी जो आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद देखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एनर्जी रिलीज़ होने के बेसिस पर और एनर्जी रिलीज़ होने के बेसिस पर और एनर्जी देने के बेसिस पर आप रिएक्शन को 2 तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, एनर्जी जैसे कई सारे रिएक्शन में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कई सारे रिएक्शन में आपको एनर्जी मतलब मिलती है रिएक्शन के बाद। तो जो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है उसे बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, और अगर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उसे हीट करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं बात कर रहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। देखिए आप किसी भी चीज़ को बर्न कर लीजिए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को बर्न कर लीजिए तो हमेशा क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। तो किसी भी चीज़ की जो बर्निंग है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा यहाँ देखिएगा CH4 ये जो लिखा हुआ है दैट इज CH4 + 2O2, मतलब देखिए मैंने वही आपको बोली बात, किसी भी चीज़ के बर्न होने का मतलब है दैट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। तो ये आपका CH4 मीथेन है बेसिकली, और ये है आपका ऑक्सीजन। आपने मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है ना। तो देखिए CH4 मैं आपको बता दूं CH4 है क्या। देखिए CH4 बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हालांकि अभी आपको नहीं पता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आगे आएगा तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाल फिलहाल देखिए CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन के बर्न होने पर हमेशा CO2 और H2O निकलते हैं, कोई और चीज़ नहीं निकलने वाली, सिर्फ CO2 और H2O ही निकलेंगे। तो देखिए आपका मिल गया आपको CO2 + H2O, साथ में हीट एंड लाइट। तो यहाँ पर देखिए हीट एंड लाइट जो निकलती है, हीट का सिंबल बताऊँ मैं क्या होता है। बेसिकली हीट का सिंबल देखिए हम जनरली ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हीट एंड लाइट साथ में रिलीज़ होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हीट एंड लाइट रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी जैसे वाली रिएक्शन थी, ये भी जो है, मैं कुछ और बोल गया शायद, नहीं देखिए, तो ये वाला जो था, ये जो रिएक्शन थी इसमें तो हीट एंड लाइट रिलीज़ हुई थी, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एंड लाइट रिलीज़ हो जाए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन लाइक हम लोग रेस्पायर करते हैं, है ना। तो जब हम लोग रेस्पायर करते हैं, आप देखिएगा अपने नाक के आगे हाथ लगाकर या फिर मुंह के आगे हाथ लगाकर जो आप एयर को एक्सेल करते हैं वो थोड़ा सा गर्म होती है, तो उसमें भी हीट रिलीज होती है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। और देखिएगा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। देखिए कोई भी वेजिटेबल मैटर, कोई भी बायोमास जब डिकम्पोज होता है तो उसमें से भी हीट रिलीज होती है, तो वो भी जो है एक जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। ये सारी काइंड्स ऑफ रिएक्शन चल रही हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। देखिएगा द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेज। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की हो सकती है, मतलब आप डिकम्पोजिशन 3 तरीके से कर सकते हैं।
पहला आप कर सकते हैं हीट की हेल्प से, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा आप कर सकते हैं लाइट की हेल्प से, उसे बोलते हैं हम लोग, देखिए लाइट इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। हम घर में जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे हम लोग लाइट बोल देते हैं जनरली, हालांकि वो वर्ड गलत है कि लाइट आ रही है, ठीक है ना, गलत है। एक्चुअली में बोलना चाहिए पावर है, दैट इज सेट टू द पावर, कि पावर कट हो गया, जैसे बोलते हैं लाइट चली गई तो उसे बोलना चाहिए पावर कट हो गया। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमें उसके लिए लाइट वर्ड यूज़ करना गलत है, बट हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरीके से करवाई जा सकती हैं। पहला हीट की हेल्प से, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा लाइट की हेल्प से, उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है, हालांकि देखिए इसमें लिखा हुआ होगा मैंने, ये देखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए तीनों के एग्जांपल देख लीजिए। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब, देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब आप उन्हें सीधे हीट करें तो डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं 2 और मोर सब्सटेंसेज में। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका फेरस सल्फेट का, FeSO4। देखिए फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो देखिए बीच में एडिशन का साइन है, ये बात ध्यान रखिएगा, बीच में यहाँ पर एडिशन है, ठीक है ना, लगा लीजिएगा। तो FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में, इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। और देखिए FeSO4 जो होता है वो बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, इसे ग्रीन विट्रियोल भी कहा जाता है। FeSO, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा इसका जो रियल फॉर्मूला है ग्रीन विट्रियोल का, वो होता है FeSO4.7H2O। ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं मिलती जाएगा तो लिख लिया करिए, इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, ठीक है ना। हालांकि केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम हम जनरली 7H2O नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, 7H2O की वजह से थोड़ा सा रिएक्शन में इम्बैलेंस आ जाता है और ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है। तो ये बेसिकली ग्रीन विट्रियोल है। जब इसको हीट किया जाता है तो देखिए Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का मटेरियल होता है, साथ में SO2 बनता है, साथ में SO3 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं इसे, हाँ जी, देखिएगा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, दिस इज CaCO3, ओके, दिस इज CaCO3। जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे बन जाता है आपका CaO साथ में CO2, ये बनाया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से जो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज PB, सारे में बोलता चला जाऊँगा, अगर कुछ लेटर्स लिखने में दिक्कत हो रही है तो PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट, ठीक है। जो हम इसको हीट करते हैं तो इससे PbO बनता है, साथ में NO2 बनता है, साथ में O2 बनता है। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए जो लेड नाइट्रेट है उसको जो है उसका जो कलर होता है बेसिकली वाइट कलर का होता है, मटेरियल जो होता है, इसके बाद इससे PbO बन जाता है जो कि ब्राउन कलर का मटेरियल होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हीट करने पर ब्राउन कलर के मटेरियल में क्यों चेंज हो जाता है, तो इसका रीज़न ये है कि इससे लेड ऑक्साइड बनता है, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। देखिए कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने पर बहुत सारे सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने पर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं वाटर का। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, देखिए हमको पूरा डायग्राम है हमारा पूरा है, इसके अंदर वाटर फिल्डअप है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो वाटर जो है बेसिकली H2O का, मतलब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर H2 अलग हो जाती है, O2 अलग हो जाती है, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बिकॉज ऑफ ये जो रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, दैट्स वाई दिस इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, H2O में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर H2 अलग हो गया और H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाती है। इसके बाद देखिएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की वजह से होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि AgCl है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दीजिए, देखिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है बेसिकली वाइट कलर का होता है, तो इसमें से Ag मतलब सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी, और जो Ag होता है सिल्वर वो ग्रे कलर का मटेरियल है। सिल्वर जो होता है ग्रे कलर का जो है मेटल होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन AgCl इज केप्ट इन सनलाइट देन अ ग्रे कलर्ड मेटल इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज दैट, ठीक है। तो आप बताएंगे व्हेन AgCl इज केप्ट इन सनलाइट देन इट
its decomposition takes place, that is it decomposes into AgNCl, so that Ag is the ग्रे कलर्ड मेटल, वही जो Ag है वो ग्रे कलर की मेटल है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा आगे, देखिए जैसे AgCl ब्रेक होता है उसी तरीके से AgBr भी ब्रेक हो जाएगा, और AgBr ब्रेक होकर आपका बनाएगा Ag और साथ में Br2। इसके बाद देखिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या था कि वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब जो आप एनर्जी सप्लाई करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है कि जैसे ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है साथ में NH4Cl है, इन दोनों को कंबाइन करके जब आप इसे हीट करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं साथ में हीट करते हैं, तो उसके बाद ये जो Ba है वो Cl के साथ चला जाता है, और जो OH है वो NH4 के साथ चला जाता है, NH4OH। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन तब होती है जो आप इसे हीट करते हैं, ठीक है ना, जो आप इसको हीट करते हैं। तो इसीलिए ये जो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो बाकी पोर्शन है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ इतना लोड डालना सही नहीं है, आप इतना करिए अच्छे से। अच्छा वो जो टेबल जो थी स्टार्टिंग की वो कोशिश करिएगा लर्न हो जाए, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर BaO छोड़ रहा है इस साथ, तो यहाँ पर यहाँ पर NH में यहाँ पर जब OH के साथ 2 था तो यहाँ पर NH4 के साथ 2 क्यों, मतलब OH का यहाँ 2 क्यों नहीं आया, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, देखिए बेरियम और हाइड्रोक्साइड, बेरियम की वैलेंसी होती है आपकी 2, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। तो जब आप इसे क्रिस क्रॉस करते हैं तो Ba के साथ 1 ही आएगा और OH के साथ 2 आ जाएगा। इस तरीके से बेरियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और अगर हम लोग बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो देखिए अमोनियम जो होता है NH4 और साथ में OH, अमोनियम की वैलेंसी 1 है और OH की वैलेंसी 1 है। तो अगर आप इन्हें क्रिस क्रॉस भी करेंगे तो भी ये NH4OH ही रहने वाला है। तो इसीलिए जब तक आप ये लर्न नहीं करेंगे वैलेंसी, तब तक आप फॉर्मूलाज कैसे बना पाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ से हम कल वाली वीडियो में देखते हैं। ओके बाय, नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ओके।